मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की और सीपीएम उम्मीदवार सुभाष मुंडा करेंगे नामांकन। भाजपा चुनाव समिति की बैठक में पार्टी प्रत्याशी पर चल रहा मंथन। मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी की मुलाकात के बाद 9 सदस्यीय समन्वय समिति गठित। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल से की मुलाकात, कहा पत्थलगड़ी समर्थक फिर हुए सक्रिय। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक प्रशांत कुमार मंडल का गोड्डा स्थित पैतृक गांव बक्सरा में अंतिम संस्कार, लोगों ने दी श्रद्धांजलि। और रांची के दिव्यांग विशाल नायक का भारतीय टीम में चयन। 10 जून से नेपाल में आयोजित T20 मैच में देश का करेंगे प्रतिनिधित्व। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी खरीद पोर्टल जैम पर सहकारी संस्थाओं से खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि सरकार के इस कदम से सहकारी संस्थाओं को मुक्त और पारदर्शी प्रक्रिया से उचित कीमत हासिल करने में आसानी होगी। पोर्टल से सामान खरीद पाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। ई पोर्टल जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक ऑनलाइन बाजार है जिससे कोई भी व्यक्ति घर बैठे जुड़ सकता है और सरकार के साथ बिजनेस कर सकता है। कैबिनेट के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और जेम पोर्टल का लाभ सहकारिता क्षेत्र को दिलाने के लिए ये फैसला किया गया है। कैबिनेट मीटिंग के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा कि जेम पोर्टल पर खरीदारी बढ़ी है, इससे टेंडर की प्रक्रिया के खर्च और समय बच रहे हैं। इससे छोटे से छोटा व्यापारी जेम पोर्टल से जुड़ रहे हैं और वे बड़ा व्यापार कर सकते हैं। अब सहकारी समितियां भी जेम पोर्टल से सामान खरीद पाएंगी। देश में 8.54 लाख पंजीकृत सहकारी समितियां हैं। आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि सहकारिता में पारदर्शिता लाने के लिए और सहकारिता क्षेत्र को भी इसका लाभ दिलाने के लिए हमारे सहकारी संस्थानों की विश्वसनीयता और बढ़े, जिस तरह से उनका देश भर में कामकाज भी है उसको मजबूती भी मिलेगी और जेम विक्रेता जो हैं को भी एक बड़ा बायर समूह मिल पाएगा। कैबिनेट के एक और फैसले से छत्तीसगढ़ को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा में स्थानीय आदिवासी युवकों को अब नौकरी मिलने में आसानी होगी। सीआरपीएफ में कांस्टेबल पद पर भर्ती के लिए इन युवाओं को शैक्षणिक योग्यताओं में छूट दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 400 उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को 10वीं कक्षा से 8वीं कक्षा तक शिथिल करने के गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव को मंजूरी मिलना अपने आप में बेहद अहम फैसला है। इसके जरिए स्थानीय आदिवासी युवकों की सीआरपीएफ में कांस्टेबल के पद पर भर्ती की जाएगी। राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की और सीपीएम के उम्मीदवार सुभाष मुंडा आज नामजदगी का पर्चा दाखिल करेंगे। चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक मांडर उपचुनाव को लेकर 6 जून तक प्रत्याशी नामांकन कर सकते हैं, जबकि 7 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 9 जून तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं। उपचुनाव को लेकर 23 जून को वोट डाले जाएंगे, जबकि 26 जून को वोटों की गिनती होगी। इधर नामांकन दाखिल करने से पूर्व कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की ने आज झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन से मुलाकात की और आशीर्वाद लिया। इस दौरान पूर्व विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी के पिता बंधु तिर्की भी मौजूद थे। इधर प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज पार्टी की चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। बैठक में मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर पार्टी प्रत्याशी के नाम पर चर्चा हो रही है। बाद में पार्टी प्रत्याशी की सूची तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा।
झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जंग जारी है और लगातार कोरोना वीरों को इस खतरनाक वायरस पर विजय मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 3,712 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस अवधि में 2,584 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। किए गए कोविड के वहीं पिछले 24 घंटों में 2,584 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.74% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.67% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी 0.84% रिकॉर्ड किया गया। देश में कोरोना को शिकस्त देने में टीकाकरण अभियान भी बेहद कारगर सिद्ध हुआ है और अब तक 1,93,70,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पात्र आयु वर्गों में कोविड टीकाकरण की गति तेज करने के लिए कल से हर घर दस्तक कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू किया। अभियान को चलाया जा रहा है, 2 महीने तक चलेगा। इसमें स्कूल आधारित विशेष मुहिम के माध्यम से 12 से 18 साल के किशोरों को कोरोना रोधी टीका लगाया जाएगा। इसमें उन लोगों पर ध्यान दिया जाएगा जिनकी पहली, दूसरी और एहतियाती खुराक बाकी है। इसके अलावा 60 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को भी घर घर जाकर एहतियाती खुराक लगाई जाएगी। कोरोना टीकाकरण की धीमी रफ्तार पर चिंता जताते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 20 मई को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी थी कि 2 महीने तक हर घर दस्तक 2.0 अभियान चलाया जाए। यूनिसेफ इस अभियान में स्वास्थ्य मंत्रालय का सहयोग करेगा। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कृषि और किसानों को समृद्ध बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि झारखंड की मिट्टी में ऐसी ताकत है जो हर तरीके के फसल को उगा सकती है। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य में कृषि के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। झारखंड में जमीन के अंदर जितनी क्षमता है उससे कहीं अधिक क्षमता जमीन के ऊपर भी है। मुख्यमंत्री कल रांची में झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से अनुशंसित पदाधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री सोरेन ने विश्वास जताया कि सभी नवनियुक्त पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक करेंगे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी अविनाश पांडे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 9 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन होंगे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी अविनाश पांडे ने बताया कि गठबंधन में समन्वय और संवाद को और बेहतर बनाने के लिए इस समन्वय समिति का गठन किया गया है। यह समिति राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली राजनीतिक नियुक्तियों का निर्णय और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रचार प्रसार की समीक्षा भी करेगी। इस समिति में आलमगीर आलम, राजेश ठाकुर, सत्यानंद भोक्ता, सरफराज अहमद, बंधु तिर्की, फागू बेसरा, विनोद पांडे और योगेंद्र महतो को सदस्य बनाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर राज्य में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि सूचनाएं आ रही हैं कि झारखंड में फिर से राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी ताकतें सक्रिय हो गई हैं। दूसरे राज्य से लगभग सैकड़ों की संख्या में पत्थलगड़ी समर्थक खूंटी, सिमडेगा समेत अन्य क्षेत्रों में विघटनकारी गतिविधियों में लिप्त हैं। उन्होंने सरकार से भी मांग की है कि बाहर से आए इन राष्ट्र विरोधी और विघटनकारी लोगों को चिन्हित कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। गुजरात के गांधीनगर में शिक्षा मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज सम्मेलन को संबोधित करते हुए नई शिक्षा नीति पर प्रकाश डाला। विश्वास है, कल कुछ मित्रों कह रहे थे इसकी बहुत विलंब हुई है इस प्रकार की इंटरेक्शन की, मैं भी उसको स्वीकार करता हूं। मित्रों, दुनिया एक क्रॉस रोड पे था कोरोना को लेके, कैसे मिले, कब मिले, मिलना कि नहीं मिलना, इस प्रकार की। जब हमारे स्कूल ही नहीं खुल रहा था तो हम कैसे मिले। हमारे स्कूल अभी खुलने लगे हैं, घंटियां बज रही हैं। अभी समर वेकेशन विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरीके से हो रहा है। चंद दिनों में फॉर्मल स्कूल 2022-23 के एकेडमिक सेशन का चल पड़ेगा। उसके प्रारंभ में विद ए बैकग्राउंड नोट ऑफ एनईपी, और हमारे लिए आज गौरव की बात है, स्वयं कस्तूरी रंगन जी उस विषय में एक मार्गदर्शन करने के लिए हम लोगों के साथ हैं।
हमारी इस इनफॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन निश्चित रूप में आने वाले शिक्षा वर्ष में आउटकम बेस्ड होगा। हमारे निर्णय, हमारी पाठ्यक्रम, हमारी अप्रोच टू एजुकेशन निश्चित रूप में एक कदम आगे बढ़ेगा। मैं उसमें विश्वासी हूं, मैं कॉन्फिडेंट भी हूं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पुड़ैयाहाट की पूर्व विधायक प्रशांत कुमार मंडल का आज गोड्डा जिले की बक्सरा स्थित पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इससे पहले उनका पार्थिव शरीर पुड़ैयाहाट लाए जाने पर गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अनेक राजनेताओं ने पूर्व मंत्री यदुनाथ बास्के के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा है कि हमने एक वरिष्ठ नेता और अभिभावक को खो दिया है। वे हमारे आधार स्तंभ और सभी के मार्गदर्शक थे। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोकाकुल परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। गौरतलब है कि घाटशिला के एक निजी अस्पताल में पूर्व मंत्री यदुनाथ बास्के का पिछले लगभग एक सप्ताह से इलाज चल रहा था। कल अचानक उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। और अब बात मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई, जिससे अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रांची स्थित मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में अगले 3 दिनों तक राज्य के विभिन्न स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनके शिष्टाचार भेंट थी। मौके पर विधायक सरयू राय भी उपस्थित थे। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर राज्य में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्य से लगभग सैकड़ों की संख्या में पत्थलगड़ी समर्थक खूंटी, सिमडेगा समेत अन्य क्षेत्रों में विघटनकारी गतिविधियों में लिप्त हैं। पूर्व मंत्री और विधायक अमर कुमार बावरी ने कहा है कि हेमंत सरकार बदले की भावना के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने विज्ञप्ति जारी कर कहा कि सरकार की जांच के आदेश का स्वागत है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के समक्ष चुनाव के समय अपनी आय का ब्यौरा पहले से ही दिया जाता है, जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। इसमें कुछ भी छिपाने की बात नहीं है। साइकिल फॉर चेंज चैलेंज के तहत आयोजित कार्यक्रम के चौथे दिन रांची स्मार्ट सिटी और चार्टर्ड स्पीड लिमिटेड की ओर से साइकिल फॉर लेजर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के छात्र, कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर के कर्मी और रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के कर्मियों ने जुम्पी बिल्डिंग से धुरवा होते हुए हटिया डैम तक साइकिल चलाकर पहुंचे और डैम के किनारे भी साइकिल चलाया। गुमला जिला प्रशासन के निर्देश पर सिसई प्रखंड में अवैध बालू कारोबारियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर अवैध रूप से भंडारण किए गए दर्जनों जगह बालू भंडारण को जब्त किया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से बौखलाए बालू कारोबारियों ने गांव के महिला पुरुष को उकसाकर नागफेनी पतिया मोड़ के समीप NH 43 सड़क को जाम करने का प्रयास किया। पश्चिमी सिंहभूम के TPSL ग्रुप के आवासीय कार्यालय में आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। 5 गाड़ियों से आयकर विभाग के लोग यहां पर पहुंचे और मुख्य गेट खुलवाने का प्रयास किया। गेट नहीं खुलने पर स्वयं दीवार फांदकर सभी लोग अंदर घुस गए और चाबी लेकर दरवाजा खोला और गाड़ियां अंदर गईं। आयकर की टीम को वहां से कई दस्तावेज मिले हैं। गुमला जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने सिसई प्रखंड का दौरा कर विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आश्रम बालिका उच्च विद्यालय सिसई में छात्रावास की बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए कई निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालयों के दूसरी ओर बंद दरवाजा को सील करने एवं विद्यालय में 50 kV का सोलर बैकअप लगाने और छात्रावास में बिजली वायरिंग को बिजली विभाग से ठीक करने का निर्देश दिया।
गिरिडीह जिले में खनिज के अवैध दोहन को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में की जा रही कार्रवाई के दूसरे दिन गामा थाना क्षेत्र के सेरुआ सकरी नदी पर अवैध बालू लदे ट्रैक्टरों को पकड़ने गई जिला प्रशासन की छापेमारी टीम पर अवैध कारोबार से जुड़े माफियाओं ने हमला कर दिया। टीम ने इस दौरान पाया कि एक साथ कई ट्रैक्टरों पर बालू लोड किया जा रहा था। इन्हें जब्त कर लिया गया। गोड्डा जिले की राजाभीठा थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना एवं छेड़छाड़ का वीडियो वायरल करने के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में रूबेन मालतो, आशीष मालतो, सुकुमार मालतो, विपिन मालतो, अमर मालतो, अंकित मालतो और समीर मालतो शामिल है। इनके पास से मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। नेपाल में होने वाली T20 सीरीज के लिए रांची के कांके थाना क्षेत्र के सुकुरहुट्टू गांव के विशाल नायक का चयन टीम इंडिया में किया गया है। विशाल नेपाल में गेंदबाजी का हुनर दिखाएंगे। 10 जून से भारत नेपाल के बीच T20 सीरीज नेपाल काठमांडू मालपानी क्रिकेट ग्राउंड काठमांडू में होना है। आगे बढ़ेंगे। मई 2022 में वस्तु और सेवा कर जीएसटी 1,40,885 करोड़ रुपए रहा है। यह चौथी बार है जब यह 1,40,000 करोड़ रुपए के पार पहुंचा है। मई में वस्तु एवं सेवा कर से सरकार को 1.41 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को ये जानकारी दी। पिछले साल की समान अवधि की तुलना में जीएसटी कलेक्शन 44% बढ़ा है। अप्रैल में रिकॉर्ड 1.68 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। मार्च में जीएसटी राजस्व 1.42 लाख करोड़ रुपए था और फरवरी में 1.33 लाख करोड़ रुपए। वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि मई 2022 में कुल जीएसटी राजस्व संग्रह 1,40,885 करोड़ रुपए रहा, जिसमें सीजीएसटी 25,036 करोड़ रुपए, एसजीएसटी 32,001 करोड़ रुपए, आईजीएसटी 73,345 करोड़ रुपए और सेस 10,502 करोड़ रुपए रहा है। जीएसटी प्रभावी होने के बाद से ऐसा चौथी बार है जब मासिक जीएसटी कलेक्शन की राशि 1.40 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और ये मार्च 2022 के बाद से लगातार तीसरा ऐसा महीना है। और अब खेल की खबरों पर नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला मुक्केबाजों निखत जरीन, मनीषा मौन और परवीन हुडा से मुलाकात की। इन मुक्केबाजों ने हाल ही में विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पदक जीते हैं। रिपोर्ट से मुलाकात की। इस दौरान पीएम ने मुक्केबाजों के साथ बातचीत की और उनके अनुभव साझा किए। मुलाकात के दौरान महिला मुक्केबाजों ने प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी ली और टी शर्ट पर ऑटोग्राफ भी लिए। गौरतलब है कि इस्तांबुल विश्व चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया था। इस स्पर्धा में निखत जरीन ने स्वर्ण पदक जबकि मनीषा और प्रवीण हुड्डा ने कांस्य पदक जीता था। भारत के स्वप्निल कुसाले ने आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों के 50 मीटर राइफल्स 3 की पोजीशन स्पर्धा के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत के स्वप्निल कुसाले ने बुधवार को अजरबैजान के बाकू में आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत के युवा निशानेबाज स्वप्निल ने नीलिंग पोजीशन में 200 में से 199 अंक जुटाकर शुरुआत की और फिर प्रोन पोजीशन में 198 अंक बनाए। स्वप्निल ने स्टैंडिंग पोजीशन में 194 अंक प्राप्त किए और कुल 591 अंक जुटाकर क्वालिफिकेशन में 53 निशानेबाजों के बीच दूसरे स्थान पर रहे। वहीं रियो ओलंपिक के रजत पदक विजेता यूक्रेन के सेरेही कोलिश स्वप्निल से 3 अंक अधिक जुटाकर शीर्ष पर रहे। भारतीय हॉकी टीम ने एशिया कप का कांस्य पदक जीत लिया है। जकार्ता में तीसरे स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में भारत ने जापान को 1-0 से हराया। वहीं फाइनल में दक्षिण कोरिया ने मलेशिया को 2-1 से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। एशिया कप की बात करें तो दक्षिण कोरिया ने एशिया कप हॉकी का खिताब अपने नाम कर लिया है। बुधवार को खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में कोरिया ने मलेशिया को 2-1 से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। टूर्नामेंट में कोरिया की टीम का प्रदर्शन शुरू से ही बेहतरीन रहा। मलेशिया के साथ फाइनल मुकाबले में कोरिया ने पहला गोल करके बढ़त हासिल करने में सफलता पाई। इसके बाद मुकाबले के 25वें मिनट में
मलेशिया ने कोरिया के गोल पोस्ट में गोल दागकर मुकाबले को बराबरी पर ला दिया। मैच के 52वें मिनट में कोरिया ने अपना दूसरा गोल दागकर मुकाबले में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली। अंत तक मलेशिया की टीम कोरिया के खिलाफ गोल करने में असफल रही और मैच गंवा दिया। आजादी का सफर के आज की कड़ी में स्वाधीनता सेनानी और भारत के पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के बारे में जानिए। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी डुग्गीराला गोपाल कृष्णैया का स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 2 जून 1889 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ था। उन्हें आंध्र रत्न के नाम से जाना जाता है। गोपाल कृष्णैया कवि, गीतकार, दार्शनिक, गायक और अहिंसक विचारधारा के साथ असाधारण क्रांतिकारी भी थे। गोपाल कृष्णैया ने अपने दोस्त नादिमपल्ली नरसिम्हा राव की वित्तीय सहायता से एडिनबरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। वो 1917 में भारत लौटे और आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में नेशनल कॉलेज में पढ़ाने लगे। गोपाल कृष्णैया एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए और 1919 में वो अध्यापक की नौकरी छोड़कर पूरी तरह से राजनीति में आ गए। 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेने के बाद वे असहयोग और सत्याग्रह के सिद्धांतों के प्रति आकर्षित हुए। उन्होंने स्वराज का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। गोपाल कृष्णैया ने स्वराज के लिए कार्य करने के लिए कामगारों का काडर बनाया, जिसे रामा डांडू यानी राम की सेना कहा गया। 1921 में रामा डांडू ने विजयवाड़ा में कांग्रेस के अधिवेशन के आयोजन में प्रमुख भूमिका निभाई। गोपाल कृष्णैया को असहयोग आंदोलन के समय चिराला में कर विरोधी सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। जनवरी 1921 में जब चिराला के निवासियों ने कर का भुगतान नहीं करने का निर्णय लिया तो अंग्रेजों ने गिरफ्तारी और मुकदमे चलाकर और अनेक प्रदर्शनकारियों को जेल की सजा सुनाकर आंदोलन को कुचल दिया। महात्मा गांधी के परामर्श पर गोपाल कृष्णैया ने चिराला के निवासियों का कस्बे से बाहर जाने और कस्बे की सीमा से बाहर अस्थायी बस्तियां बनाने के अभियान का नेतृत्व किया। कस्बे की कुल 15,000 में से 13,000 जनसंख्या ने उनका साथ दिया और कस्बे की सीमा से बाहर अस्थायी बस्तियां बसा ली। वहां सभी जातियों के सदस्यों की सभा गठित की गई और मध्यस्थता के लिए न्यायालय बनाया गया। गोपाल कृष्णैया को पकड़ लिया गया और साहसिक नेतृत्व के कारण उन्हें जेल भेज दिया गया। असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद जब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1925 में स्वराज्य पार्टी बनाई तो गोपाल कृष्णैया भी उसमें शामिल हो गए। गोपाल कृष्णैया संस्कृत, तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी में निपुण थे। वे असाधारण लेखक थे और ओजस्वी वक्ता भी थे। उन्होंने आंध्र विद्यापीठ गोष्ठी की स्थापना की। इंग्लैंड में प्रवास के समय गोपाल कृष्णैया ने नंदी केसवर के अभिनय दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जो द मिरर ऑफ जेस्टर के नाम से प्रकाशित हुआ। 10 जून 1928 को 39 बरस की उम्र में गोपाल कृष्णैया का निधन हो गया। आज हम वीर बीकू को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। आरंभ में वे ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में सैनिक थे, लेकिन बाद में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिल गए। उन्होंने साथी सिपाहियों को ब्रिटिश अधिकारियों की अवज्ञा करने और विदेशी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। कंपनी की सेना के साथ मुठभेड़ में बीकू को पकड़ लिया गया। उन पर ब्रिटिश शासन से बगावत करने और फौज की नौकरी छोड़ने के आरोप लगाए गए। आजीवन कठोर सश्रम कारावास की सजा देकर उन्हें निर्वासित कर दिया गया। 2 जून 1858 को अंडमान द्वीप में कारावास में ही उनका निधन हो गया। आज हम स्वतंत्रता सेनानी सिद्धू को भी याद कर रहे हैं। वे हरियाणा के बलवारी के निवासी थे। आरंभ में सिद्धू ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में नौकरी करते थे, लेकिन बाद में नौकरी छोड़कर 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया और सेना की नौकरी छोड़ने और ब्रिटिश शासन से बगावत करने के आरोप लगाए। सिद्धू को मृत्यु की सजा सुनाई गई और 2 जून 1858 को उन्हें फांसी दे दी गई।
और अब सेहत की बात, जिसमें जानेंगे थैलेसीमिया के बारे में। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रक्त विकार है। थैलेसीमिया क्या है और कैसे इससे बचा जा सकता है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जो माता पिता से बच्चों में आता है। थैलेसीमिया मेजर से प्रभावित व्यक्ति में लाल रक्त कण अपनी सामान्य आयु से पहले ही टूट जाते हैं और उसे नियमित रूप से रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। थैलेसीमिया मेजर का मतलब यह है कि जो हीमोग्लोबिन है वो बिल्कुल ही जो एडल्ट हीमोग्लोबिन या फीटल हीमोग्लोबिन का टाइप जो नॉर्मल होता है उससे बिल्कुल अलग किस्म का होता है। तो बच्चे के शरीर में हालांकि हीमोग्लोबिन बन रहा है लेकिन वो फायदेमंद नहीं है और वो बच्चा अनीमिया से ग्रस्त रहता है। उसको खून की बार बार ब्लड कंपोनेंट की थेरेपी की जरूरत पड़ती है। उसको कुछ दवाइयां इस तरह से दी जाती हैं क्योंकि जब ब्लड कंपोनेंट्स देते हैं और जो शरीर में जो उसके कोशिकाएं जो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो रही हैं, आयरन रिलीज होता है जो उसके शरीर में जाके बैठ जाती है। इस वजह से उसकी ग्रोथ इफेक्ट हो सकती है, उसके दिमाग में असर हो सकता है, उसको पीलिया हो सकती है। तो आजकल दवाइयां हैं और उसको इसका इलाज इस तरीके से करा जाता है और काफी हद तक इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो ऐसे बच्चों को हेल्प करती हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ऐसे बच्चों को अगर इसको बर्थ ही प्रिवेंट करें तो ज्यादा सही है। यदि व्यक्ति में लक्षण न हो तो उसे पता नहीं चलता कि वो थैलेसीमिया कैरियर है जब तक कि उसके बच्चे में ये रोग न आ जाए। रक्त की जांच से थैलेसीमिया मेजर या थैलेसीमिया कैरियर का पता लगाया जा सकता है। गर्भवती महिलाओं का खून की जांच करके हम लोग देखते हैं कि इनके खून की कमी तो नहीं है। एंटीनेटल स्क्रीनिंग करके देखा जाए कि इनको थैलेसीमिया ट्रेट तो नहीं है और इसमें एक मामूली सी जांच करी जाती है खून में और अगर उसको ट्रेट पॉजिटिव आता है तो हस्बैंड को बुलाया जाता है और उसकी भी जांच करके देखा जाता है। इसका फायदा यह है कि अगर दोनों ही पार्टनर्स थैलेसीमिया ट्रेट से ग्रस्त हैं तो ये चांस है कि बच्चे को भी थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। तो जहां अगर हस्बैंड और वाइफ ट्रेट से ग्रस्त हैं तो इनको जेनेटिक सेंटर्स पे भेजा जाता है जहां पे बच्चे की जो पेट में पनप रहा है उसकी जांच करके देखी जाती है और अगर वो थैलेसीमिया मेजर है तो उसको ऑप्शन दिया जाता है कि अगर वो गर्भपात करवाना चाहते हैं, जो कि हमारे देश में 5 महीने तक हो सकता है। आवश्यक है कि शादी से पूर्व या गर्भधारण से पहले ही थैलेसीमिया की जांच करवाई जाए जिससे बच्चे का थैलेसीमिया रोग से बचाव किया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है डीडी न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNU DD के। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की और CPM उम्मीदवार सुभाष मुंडा करेंगे नामांकन। भाजपा चुनाव समिति की बैठक में पार्टी प्रत्याशी पर चल रहा मंथन। मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी की मुलाकात के बाद 9 सदस्यीय समन्वय समिति गठित। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल से की मुलाकात, कहा पत्थलगड़ी समर्थक फिर हुए सक्रिय। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक प्रशांत कुमार मंडल का गोड्डा स्थित पैतृक गांव बक्सरा में अंतिम संस्कार, लोगों ने दी श्रद्धांजलि। और रांची के दिव्यांग विशाल नायक का भारतीय टीम में चयन। 10 जून से नेपाल में आयोजित T20 मैच में देश का करेंगे प्रतिनिधित्व।